बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। न्यू पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। हफ्ते का आज पहला दिन है, यानी कि पीर है, और पीर छुट्टी के बाद ऑफिस आना कुछ मुश्किल लगता है लोगों को, लेकिन जाहिर सी बात है हमें अपनी तमाम एनर्जी को इकट्ठा करके ऑफिस आना पड़ता है, अपने काम करने पड़ते हैं, क्योंकि काम नहीं करेंगे तो रोज़मर्रा के मामलात कैसे गुजरेंगे। तो बहरहाल आज छुट्टी के बाद हम भी आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, इस्लाम इंसान की जो एहतराम है उसका दर्स देता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से मौक़ों पर सिर्फ मुसलमानों को मुखातिब नहीं किया, इंसानों को मुखातिब किया कि इंसान का एहतराम करो, इंसान की खिदमत करो, इंसानियत की खिदमत करो। खुतबा हुज्जतुल विदा जो था, उस हवाले से हम बात करेंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को किस तरह मुखातिब किया और क्या क्या अहकामात दिए, क्या क्या करने पर ज़ोर दिया। साथ ही साथ हम बात करेंगे ऑनलाइन बिज़नेस के हवाले से कि ऑनलाइन बिज़नेस किस तरह ग्रो कर रहा है, इसमें क्या फ़ायदे हैं, किस तरह आप कर सकते हैं। और जो एक और अहम इशू है, इस हवाले से भी हम आपको बताएं कि विहाड़ी में नामालूम अफराद ने कायदे आज़म का मुजस्मा वहाँ पर था, उस पर से ऐनक चोरी कर ली है। देखें कितनी ये फिर बात आ जाती है इंसानियत की, कि हम इंसानियत के लिहाज से कितने कमतर होते जा रहे हैं कि हम किन चीज़ों को चोरी कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। एक अफसोसनाक खबर और भी है कि एक असिस्टेंट कमिश्नर है झंग के, उनको उनके रिश्तेदारों ने कत्ल कर दिया। कत्ल की वजूहात क्या थी, हसद था, जलन था, क्या ये तमाम तर मामलात, इस हवाले से हम बात करेंगे। अच्छा, कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं कि जो हमारे दिलों पर नक्श हो जाते हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तान में जो हालिया दिनों में मामलात चल रहे हैं, ख़ास तौर पर महंगाई की वजह से लोग परेशान हैं, कुछ और चीज़ों की वजह से लोग परेशान हैं। कुछ चीज़ें बीच में ऐसे मामलात निकल आते हैं कि जो हमें भूलते नहीं हैं। कुछ साल पहले जब सियालकोट में एक वाक़या पेश आया था, 2 भाइयों का कत्ल हुआ था, वो वाक़या आज भी हम सब के दिलों पे और दिमागों पे नक्श है। अब हालिया दिनों में जो सियालकोट में वाक़या पेश आया है, वो इंसानियत को, अगर हम कहें कि इंसानियत को ज़रब लगाई गई है तो गलत नहीं होगा। इंतहाई अफसोसनाक कि वाक़या पेश आया है। इस हवाले से हम मालूमात भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं फिर बात कर रही थी खुतबा हुज्जतुल विदा के हवाले से। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में जो फरमाया था, इस हवाले से हम अलामा साहब से रहनुमाई लेंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को मुखातिब करके क्या पैगाम दिया था, क्या दर्स दिया था। लेकिन मैं इस हवाले से आपको ये भी बताना चाहूँगी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब उनके महबूब चचा को, हज़रत हमज़ा को शहीद किया गया था, उनके जिस्म के टुकड़े किए गए थे, और जब वही शख्स जिसने उनको कत्ल किया था वो कबूल इस्लाम के लिए आया था, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको माफ़ कर दिया था। और फ़तह मक्का के मौके पर ख़ास तौर पे, फ़तह मक्का वो दिन था कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस चीज़ का इख्तियार था कि वो जो चाहते करते, जिन लोगों ने उनके साथ ज़्यादतियाँ की थी उनको उसकी सज़ा भी दे सकते थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम माफ़ी का ऐलान कर दिया और उन लोगों को भी माफ़ किया जिन्होंने आपके रिश्तेदारों को कत्ल किया था। ये छोटी बात नहीं है, ये हम सब लोगों को पैगाम दिया गया था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कि हम लोग क्या क्या कुछ कर सकते हैं, हम कत्ल करने वाले शख्स को भी माफ़ कर सकते हैं। अभी मैं इस हवाले से जो खुतबा हुज्जतुल विदा के हवाले से बार बार बात कर रही हूँ, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा एहतराम इंसानियत का एक आलमी मंशूर और मुकम्मल निसाब है। इस तारीखी खुतबे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को नहीं बल्कि इंसानियत को मुखातिब फरमाया था, और जिसका मफहूम है कि तुम्हारा रब एक है, तुम्हारा बाप एक है, तुम सब आदम के औलाद और आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से बने थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत का एहतराम हम सबको सिखाया है कि अच्छे अंदाज से दूसरों को अपने शर से बचने की तलकीन की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और अक्सर जगहों पे ये दुआ भी आती है कि जिसमें अल्लाह ताला से हम ये दुआ करते हैं कि हमारे शर से लोगों को बचाए अल्लाह ताला, और ये दुआ हमें यकीनन अपनी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें शामिल करनी चाहिए। सानहा सियालकोट के हवाले से हम बात करें। सबसे पहले हम अपने रिपोर्टर उस्मान इकबाल खान से बात करेंगे कि अभी क्या वहाँ पर पेशरफ चल रही है। उस्मान, आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी उस्मान, सबसे पहले बताइएगा कि अभी इस वाक़े पर पेशरफ्त क्या चल रही है, पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? जी देखें, पुलिस ने तो फौरी तौर पे कार्रवाई करते हुए जो है 100 से ज़ायद मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया था, जिनमें से 13 जो मुल्जिमान हैं उनको मरकजी मुल्जिम जो है वो डिक्लेयर किया गया है।
उन तीनों मुल्ज़मान 13 मुल्ज़मान को जो है वो कल इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश भी किया गया था और वहां से उनका रिमांड लिया गया था और आज उनको इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत गुजरांवाला में जो है वो पेश किया जाएगा, जहां पर 780A की जो तहत मुकदमा जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में ज़ेर समाअत होगा। अच्छा, तो ये बताएगा उस्मान के पुलिस के हवाले से क्या मालूमात हैं कि जब ये वाक़या पेश आया था पुलिस ने कितनी देर बाद रिस्पॉन्ड किया था, क्योंकि जो आईजी पंजाब है उनकी जानिब से भी कहा गया था कि इसमें पुलिस की कोई नाअहली या कोताही नहीं है, क्योंकि ये वाक़या 10 बजे के करीब शुरू हुआ और 11 बज के कुछ मिनट पे जो वो शख्स अपनी ना था उसको कत्ल कर दिया गया था। लेकिन जी ये जो रिपोर्ट पेश की गई है उसके मुताबिक जो है वो मारपीट का वाकया 11 बजे शुरू हुआ। अच्छा। फैक्ट्री के जो अपने वर्कर थे वो भी इकट्ठे हो चुके थे और इर्द गिर्द की फैक्ट्रियों के लोग भी इकट्ठे हो चुके थे, गांव के लोग भी इकट्ठे हो चुके थे। एक बहुत बड़ा हजूम जो है वो जो सैकड़ों और हजारों लोगों का हजूम था वो रोड पर जमा था, जिसकी वजह से ट्रैफिक भी ब्लॉक थी, रास्ते बंद थे। 11 बजे के करीब ये मारपीट का वाकया शुरू हुआ। 11:25 पर पुलिस जो है वो मौके पर पहुंच चुकी थी। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि इसी पुलिस की कारकर्दगी के हवाले से भारतीय रियासत केरला के जो रिटायर्ड डीजीपी हैं डॉक्टर NNC अस्थाना ने जो है वो अपने ट्वीट में सियालकोट पुलिस की तारीफ भी की है और उन्होंने उनका कहना है कि इस तरह से पुलिस की कार्रवाई करना, 100 से जायद लोगों को गिरफ्तार करना, उनके खिलाफ संगीन दफात के तहत मुकदमात दर्ज करना जो है ये काबिल सिताइश है और जो है वो पुलिस की शानदार कारकर्दगी है। पुलिस ने अपनी जिम्मेदारियां जो है इस मामले में पूरी की हैं, मुजाहरा नहीं किया। प्रियनाथा कुमारा के हवाले से अगर आपसे पूछें कि वहाँ यहाँ पाकिस्तान में सियालकोट में उनकी रिहाइश कहाँ पर मौजूद थी, क्या फैक्ट्री के पास ही थी और अकेले रहते थे या उनके साथ कोई और भी रहता था, इस हवाले से भी ज़रा बताइएगा। देखिए जी, प्रियंथा कुमारा जो थे वो 2010 में जो है वो पाकिस्तान आए थे। उन्होंने लाहौर और फैसलाबाद में मुख्तलिफ फैक्ट्रीज में काम किया था। अच्छा। वो प्रोडक्शन इंजीनियर के जो इंजीनियरिंग उन्होंने कर रखी थी और 2013 से वो इस फैक्ट्री में बतौर जो है वो प्रोडक्शन मैनेजर काम कर रहे थे। सियालकोट में रिहाइश पजीर थे और अकेले ही रिहाइश पजीर थे। अच्छा। उनकी फैमिली जो है वो श्रीलंका में मुकीम थी। प्रियंथा कुमारा जो है वो सियालकोट में रिहाइश पजीर थे और जो है वो इसी फैक्ट्री में 2013 से जो है वो अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। अच्छा, तो उस्मान जो वीडियो रिलीज़ हुई है उसमें एक शख्स वो गालिबन वहाँ फैक्ट्री का असिस्टेंट मैनेजर हैं या जो भी हैं, उनके हवाले से भी ये खबरें सामने आ रही थी कि उनको वज़ीर आज़म की जानिब से तमगा शुजात से भी नवाजा जाएगा। उनके हवाले से बताएगा, उनका भी कोई बयान सामने आया है, उन्होंने क्या कहा? देखें जी, आयशा जहाँ पर सफाक वर्कर्स मौजूद थे वहीं भी उनके दरमियान एक ऐसा वर्कर भी मौजूद था जिसका नाम मलक अदनान है, जो इंसानियत और रहम दिली की एक मिसाल उसने कायम की है। वो इस हजूम से जो है वो हाथ जोड़कर इल्तिजाएं करता रहा, माफिया मांगता रहा और प्रियंथा कुमारा के हवाले से उनको कहता रहा कि अगर इसने कोई गलती की है तो हम पुलिस को बुलाते हैं, इसको पुलिस के हवाले करेंगे। और प्रियंथा कुमारा को बचाते बचाते वो खुद भी जो है वो तशद्दुद का शिकार हुआ, मगर जो है वो उसने हार ना मानी। लेकिन मुंतशिर हजूम जो है उससे प्रियंथा कुमारा को जो है वो छुड़ाकर जो है वो नीचे ले आया। उनके लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मलक अदनान के लिए जो इस फैक्ट्री के किसी और शोबे के मैनेजर हैं उनके लिए तमगा शुजात का भी जो है वो ऐलान किया गया है। गुज़श्ता रोज उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है और उन्होंने सारे हालात बताए हैं, जिससे अब सूरत काफी हद तक जो है वो वाज़ेह हो चुकी है। मलक अदनान का यही कहना था कि गुज़श्ता रोज जो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की उसमें उन्होंने बताया कि प्रियंथा कुमारा एक ईमानदार आदमी था, मेरिट पसंद इंसान थे, जो काम के सिलसिले में जो गफलत करने वाले वर्कर्स थे उन पे सख्ती भी करते थे। और जो प्रियंथा कुमारा जो थे वो इसमें सबसे बड़ा जो बात उन्होंने कल बताई वो ये थी कि अगर कोई ऐसा पोस्टर जो फाड़ा भी अगर गया है तो उसमें ये सबसे बड़ा नुक्ता ये है कि प्रियंथा कुमारा जो है वो उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। वो नहीं जानते थे कि उन पोस्टर्स पे क्या लिखा है। असल में ये जो फैक्ट्री है यहाँ पर गैर मुल्की वफ्द ने जो है वो दौरा करना था, जिसके सिलसिले में फैक्ट्री में मजबूरी तौर पर सफाई और व्हाइट वॉश का जो काम है उस सिलसिले में काम जारी था और उसी दौरान जो है ये वाकया पेश आया। ठीक है उस्मान, आप साथ ही रहेगा। से ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब भी हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। शाह साहब, सबसे पहले तो इस अफसोसनाक वाकये के हवाले से आपसे जानना चाहूँगी, किस तरह आप देख रहे हैं इस वाकये को? यकीनन मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई अफसोसनाक दर्दनाक वाकया है और इस वाकये के जो मुर्तकिब हैं और इस सानिया के जो मुलज़म हैं या बल्कि मुजरिम हैं,
میں دل کی گہرائیوں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک دشمن ہے، انہوں نے اپنے وطن سے دشمنی کا ارتکاب کیا ہے، بالکل بالکل صحیح کہا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت یا اہل بیت اطہار کی حرمت کی بات کرنے والے، انہوں نے خود اللہ اور رسول کی تعلیمات سے انحراف کیا ہے، انحراف کیا، یہ خود انہوں نے دین کی بغاوت کی ہے۔ دین تو ہمیں ابھی آپ بڑی انٹرو میں اچھی بات فرما رہی تھی کہ نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں کیا پیغام دیا؟ آپ تو رحمت للعالمین ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ ہم نے تو بنی آدم کو من حیث الانسان، من حیث بنی آدم کی اولاد، حضرت آدم کی اولاد آدم کی حیثیت سے، انسان کو انسان ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو عزت دی ہے، تکریم دی ہے، حرمت دی ہے۔ اللہ قسمیں اٹھا کر فرما رہے ہیں وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان کو بحیثیت انسان یہ مقام اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، اور قرآن پاک میں اللہ نے ہمیں کیا تعلیم دی؟ اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، جو انسانوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں نا، یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، کہا جو انسانوں کو، یہ انسانیت کی بات ہو رہی ہے، اللہ ان کو اس کا اجر یہ دیتا ہے، روئے زمین پہ اللہ ان کو استحکام عطا کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو تمام انسانیت کے لیے نفع بخش ہو جائے۔ بے شک، تو یقیناً یہ تو مومن کی نشانی ہے۔ آپ فرماتے ہیں المؤمن من آمنہ الناس، مسلمان کی تعریف آپ نے یہ کی المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، کہ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس سے خیر، برکت، نفع، ہمدردی اور اچھائی تمام مسلمانوں کو پہنچنی شروع ہو جائے۔ اور جب بندہ ترقی کر کے مسلمان سے بلند ہو کر مومن بن جاتا ہے تو فرمایا المؤمن من آمنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، کہ جس سے تمام انسانوں کے خون، ان کی جانیں، ان کے مال و دولت شر سے محفوظ ہو جائیں، وہ بندہ مومن بن جاتا ہے۔ بالکل، اب دیکھیے یہ بیچارہ ہمارا مہمان تھا، مہمان، یہ سری لنکا ہمارا دوست ملک ہے، سارے کانفرنس میں اس ملک کی ہمیشہ ہمیں حمایت حاصل رہتی ہے۔ سری لنکا کی ٹیم کے جو جذبات پاکستان کے لیے ہمیشہ رہتے ہیں وہ ہم سے ڈگے چھپے، ہمیشہ وہ ہمارے ساتھ ہمدرد، وہ کتنے سالوں سے، تقریباً 9 سال سے یہاں کام کر رہے 11 سال 2010 میں پاکستان آئے، یقیناً اس طرح کے اس فیکٹری میں 2012 سے وہ موجود تھا۔ تو وہ ایک انجینئر آدمی، ایک اتنا ذمہ دار آدمی، اور ابھی آپ اس کی بیوی کی بات آپ نے سنی ہوگی نروشی، اس نے کیا کہا ہے، اس کا کتنا تحمل سامنے آ رہا ہے، کس قدر برداشت اور صبر کی بات وہ کر رہی۔ سری لنکا کے وزیر اعظم، میں ان کی بات سن کر حیران ہو رہا تھا، کتنے تحمل، برداشت اور بردباری کا مظاہرہ کر رہے۔ تو یعنی وہ اور اس کا اپنا دوسرا بھائی کراچی میں کام کرتا ہے، کمالا اس کا نام ہے، کمالا کمارا، وہ وہاں پر اس نے بھی جس انداز سے تحمل کا، برداشت کا، پاکستان کے بارے میں اچھے الفاظ پھر بھی انہوں نے کہے، تو یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ اور پھر سیالکوٹ، دیکھیے سیالکوٹ ہماری معیشت کی ایک ریڑھ کی حیثیت رکھتا ہے۔ بالکل بالکل، اس وقت ہمیں سیالکوٹ کی جو برآمدات ہیں وہ پاکستان کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے، تو اس لیے بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہوا ہے ہر لحاظ سے، دینی اعتبار سے بھی۔ اللہ رسول کی تعلیم، نبی پاک نے کیا تعلیم دی؟ آپ فرماتے ہیں من قتل معاہدن، جس آدمی نے ایسے بندے کو قتل کر دیا مسلمان ریاست میں کہ جس کو ہم نے ایگریمنٹ دیا ہوا ہے، معاہدن کہتے ہیں جس کو عہد دیا ہوا ہے کہ ہم اللہ اور رسول کے نام پر آپ سے یہ ایگریمنٹ کرتے کہ آپ کی ہم حفاظت کریں گے، ہم نے تو اس کو حفاظت کا ایگریمنٹ دیا ہوا تھا، وہ ویزا لے کے یہاں پہ موجود تھا، وہ پاکستان کا مہمان تھا، ہماری پوری ریاست کا مہمان تھا، تو ہم نے جو اس کے ساتھ کیا، آقا فرماتے جس نے ایسے بندے کو قتل کیا نا لم یجد راحت الجنہ، وہ جنت میں تو کیا جائے گا اللہ رسول کا نام لے کر، وہ تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، مطلب مسلمان کا قتل نہیں فرمایا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، ایک بے گناہ کا قتل قرآن پاک میں خود اللہ فرما رہے، یہ تو پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہے۔ تو علامہ صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں عدم برداشت بڑھتی جا رہی ہے، یا ہم لوگوں میں اگر کوئی غیر ملکی آتا ہے تو وہ کامیاب ہے تو ہمارے اندر ایک حسد کا، ایک جلن کا ایلیمنٹ آ گیا ہے کہ یہ باہر سے آ کے ہم سے آگے کیوں نکل رہا ہے؟ بلا شبہ یہ اللہ رسول کی تعلیمات سے انحراف کے رزلٹ ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ آپ یقین جانیں ممبر و محراب کی جو ذمہ داریاں تھیں نا،
وہ یہی تھی کہ ہم سکھاتے لوگ کو تحمل، برداشت، دوسروں کو ان کے مذہب کے یعنی اختلاف کے باوجود ان کو قبول کرنا، ان کو برداشت کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست میں کرسچن بہت بڑی تعداد میں موجود تھے، آپ کی ریاست میں یہودی موجود تھے، آپ کی ریاست میں دیگر مذاہب کے ماننے والے موجود تھے، اور آپ نے ان سب کو محبت دی، آپ نے ان سب کو احترام دیا، آپ نے ان سب کو عزت دی۔ بالکل بے شک۔ آپ جب شہری بن جاتا تھا نا کسی نبی پاک کی ریاست کا، آپ اس کو پورا احترام دیتے تھے، اس کی حفاظت ہوتی تھی، اس کا تعامل کیا جاتا تھا۔ تو یقیناً یہ جو سارا کچھ ہوا ہے نا، میں یہ سمجھتا ہوں سچی بات ہے، اس سے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا گیا ہے۔ مجھ سے یہ پرزور مطالبہ کرنا چاہتا ہوں، خدا را ہوش کے ناخن لیں اور بڑی تیزی کے ساتھ جو مجرم ہیں کیفر کردار تک پہنچائیں، تاکہ سری لنکا کی حکومت، سری لنکا کی عوام، اس مقتول کے جو ورثاء ہیں خاندان، ان کے سینوں میں ٹھنڈک پہنچے، انہیں احساس ہو کہ پاکستان کے لوگ انصاف پسند ہیں، پاکستان کے لوگ اگر کچھ غلط ہوا ہے تو اس پر ایکشن بھی لیا ہے۔ اس لیے اس میں کسی نوعیت کا تساہل، کسی نوعیت کی سستی یا تاخیر انصاف مہیا کرنے میں یہ بہت نقصان دہ ہوگا اس ملک کے لیے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ان نقصانات سے اور اس طرح کے شر سے محفوظ رکھے، ہم سب کی دعا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات حقوق العباد کی بھی آ جاتی ہے، حقوق العباد پر زور دیا گیا ہے، اس میں نہ کسی مسلمان کے صرف حقوق ہیں، نہ صرف آپ کے گھر والوں کے صرف حقوق ہیں، اس میں تمام مذاہب کو شامل کیا گیا ہے۔ حقوق العباد کے حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے، کیونکہ ہم لوگ شاید کہیں نہ کہیں وہ حقوق العباد کو مس کرتے جا رہے ہیں۔ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی، بحیثیت اللہ کے جو حقوق ہیں نا، ان کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو یمن بھیجا، تو آپ نے خاص ان کو کچھ نصیحتیں فرمائی، اس میں حقوق اللہ کی بات بھی فرمائی، اتق اللہ حیث ما کنت، اور ساتھ انسانوں کے جو حقوق تھے نا اس کے بارے میں ایک بنیادی اصول آپ نے عطا کیا، وہ یہ تھے وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اللہ کے بند، اور وہاں بھی آپ نے جو بات دہرائی ہے نا، الناس کہا ہے، انسان کا ہے، مسلمانی کا آپ نے وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، آپ نے انسانوں کے ساتھ جا کر وہ برتاؤ کرنا ہے جس میں اخلاق ہو، جس میں نرمی ہو، جس میں برداشت ہو، جس میں تحمل ہو۔ تو اس لیے تحمل، برداشت اور دوسروں کے لیے فراخ دلی، اور بعض اوقات ان سے کوئی کوتاہی بھی ہو سکتی ہے، تو ہمارا یہ فرض ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، ہم درگزر کریں، ہم غصے کو پی جائیں اور دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دیں۔ یہ اللہ نے ہمیں خود تعلیم دی ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی تعلیمات میں شامل ہے۔ بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، آپ فرماتے ہیں میری بعثت کے بنیادی مقاصد میں یہ کہ میں اخلاق کے جو مکارم ہیں ان کی تکمیل کروں۔ جو اس کے ساتھ بیچارے کے ساتھ ہوا وہاں پر آپ مجھے بتلائیں یہ کون سا اخلاق ہے؟ اور اخلاق کے علاوہ ہم لوگوں میں شاید کہیں نہ کہیں دینی تعلیمات کی بھی کمی ہے، ہم لوگ دینی تعلیمات کو اس طرح نہیں پڑھتے ہیں، سمجھتے، جس کی وجہ سے ایسے کے واقعات پیش آتے ہیں۔ شاہ جی بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لے کر آئے، اور عثمان اقبال بھی ہمارے ساتھ تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ابھی ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ابھی جو میں جس معاملے کے حوالے سے بتانے جا رہی ہوں وہ ہم لوگوں میں عدم برداشت کی اگر کمی کہی جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ جھنگ میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، اسسٹنٹ کمشنر جو ہیں وہاں کے، ان کو ان کے رشتہ داروں نے کسی معمولی سی تلخ کلامی پر قتل کر دیا۔ یہ بات جو سامنے آئی تھی اس کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر جو جعفر تھے، عمران جعفر، وہ اپنے آبائی گھر گئے ہوئے تھے، وہاں پر کچھ تعمیراتی کام ہو رہا تھا، ان کے چچا زاد بھائی آئے وہاں پر اور ان کے ساتھ کوئی تلخ کلامی ہوئی گھر کے معاملے پر ہی، تو اس کے بعد انہوں نے ان کو قتل کر دیا، فائرنگ کر دی اور وہاں سے فرار ہو گئے۔ اب تک شاید مجرموں کو گرفتار بھی نہیں کیا جا سکا ہے۔ یہ افسوسناک واقعہ جو پیش آیا ہے اس پہ ہم سب سے پہلے اپنے رپورٹر سے معلومات لے لیتے ہیں۔ راجہ نواز ماہی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ راجہ نواز، بتائیے گا معاملہ کیا پیش آیا ہے اب تک، کیوں قتل کیا گیا رشتہ داروں کی جانب سے، اور کیا ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے؟ بالکل، یہ انتہائی تکلیف دہ واقعہ ہوا ہے جس کی وجہ سے چنیوٹ اور جھانگ کے شہری اس واقعے پر انتہائی افسردہ ہیں۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر جھانگ، جن کا آبائی علاقہ جو ہے وہ چنیوٹ کی تحصیل بوانا کا علاقہ ہے،
237 चक लंगराना, वहाँ पर वो अपने आबाई घर छुट्टी पर आए हुए थे और इतला के मुताबिक वो वहाँ पर अपना नया मकान जो है वो शुरू उन्होंने किया हुआ था और मामूली सी एक नाली है पानी गुजरने के लिए जो बनाई जा रही थी, उस पर ये तनाजा हुआ है। और उनके बिल्कुल करीबी जो रिश्तेदार है उनका घर भी असिस्टेंट कमिश्नर के घर के साथ है, तो वो मामूली सी तलख कलामी पर जो वो एक नौजवान है उनका जो करीबी रिश्तेदार बताया जाता है, वो बेटे और बाप ने मिलकर उन पर फायरिंग की है, जिसकी वजह से असिस्टेंट कमिश्नर इमरान जाफर जो है वो मौके पर जाम भाग हो गए। इसके बाद इस वाक़े का जो है वो वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस दिया और DPO चनियोट मौके पर पहुंच गए। उनका जो है वो इमरान जाफर की लाश का पोस्टमार्टम कराया गया। उसके बाद अब तक जो है वो मुकदमा तो दर्ज हो चुका है 2 मुल्ज़मान के खिलाफ, लेकिन अभी तक वज़ीर आला के नोटिस के बावजूद और ये मामला जो इतना हाईलाइट हुआ है, एक आला सरकारी ओहदेदार है, असिस्टेंट कमिश्नर है, उसका मर्डर हुआ है, लेकिन अभी तक पुलिस ने जो है वो दोनों मुल्ज़मान में से कोई मुल्ज़म गिरफ्तार नहीं किया। जी, क्यों अब तक गिरफ्तार नहीं कर सकी पुलिस? क्या वो यहाँ से फरार हैं, इलाके में मौजूद नहीं हैं, या कोई और वजह है? जी, मैं असल में ये है कि ये जो है ना ये दरियाई इलाका है, खासकर यानी बहुत ज्यादा आबादी नहीं है, दूर दूर तक जो है वो वसी इलाका है, दरिया के किनारे हैं, तो इस वजह से मुलजमन जो है ना वो कहीं रोपोश हो गया होगा। DPO चनियोट के मुताबिक उनका कहना है कि हमने स्पेशल तौर पर टीमें तश्कील दी हैं जो मुख्तलिफ जगहों पर जो है उनको ट्रेस कर रही हैं, छापे मार रहे हैं। चलिए ठीक है राजा नवाज, आप हमारे साथ रहेगा। इमरान साहब के हमारे जो करीबी दोस्त हैं मखदूम जैदी, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। मखदूम जैदी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपसे जानना चाहेंगे कि इमरान जाफर का ये कत्ल क्या मामला था? क्या कोई ज़ाती दुश्मनी थी? पहले से कोई मामला ऐसे चल रहे थे? कभी किसी खदशे का इजहार किया था इमरान जाफर ने आपसे? जी आयशा, बहुत शुक्रिया। जहाँ तक इमरान जाफर की इस दुश्मनी का एक ताल्लुक है तो ऐसा कोई मसला नहीं था। इमरान जाफर एक सुलझू और पुरअमन इंसान थे। बतौर ACP अगर आप उनकी जो जितनी भी तैनाती हैं अगर आप देखें तो उसमें उनकी हर जगह पे जो लोग यानी हर गरीब आदमी की मदद करना, हर गरीब आदमी के साथ बैठ के उनकी बात सुनना और करना, ये जब यहाँ पे जिसके ये वक़ूआ हुआ है कल और जहाँ पे कत्ल हुआ है तो यहाँ पे भी मसला ये बना है कि जिनके ये करीबी तो मतलब बिरादरी कह सकते हैं, करीबी अजीज भी नहीं थे। अच्छा, तो ये एक नाली का मसला था। ये बाहर खवातीन आपस में बहस मुबासा कर रही थी, तो इमरान जाफर जब वो अपने घर के अंदर थे, नया मकान जो बना रहे थे, तो जब ये बाहर निकले हैं तो उन्होंने ये बाकायदा एक प्लानिंग के तहत कत्ल हुआ है। और मिसाइशा अगर से आप थोड़ा सा इसको ज्यादा गहराई में जाए तो ये बुनियादी तौर पर बात बनती है हसद और जेलस की। अच्छा, इमरान जाफर एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखते थे और अगर मैं, चूंकि मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, उनसे बड़ा अच्छा ताल्लुक था। लास्ट टाइम मैंने उनका 22 अक्टूबर को आखिरी इंटरव्यू किया था अपने अखबार के लिए, तो जब उन्होंने एक बात बताई थी आपके मतलब अपने नाज़रीन के लिए बताता चलूँ, तो बचपन से इतने ज़हीन थे कि जब उनको उनके वालिदैन ने मस्जिद में भेजा ये दीनी तालीम के लिए, तो उन्होंने उन्हें जो मकतब के जो मौलाना साहब थे उन्होंने सबक दिया, यानी आपको एक पहला सिपारा पढ़ाया थोड़ा सा, तो अगले दिन जब इमरान जाफर स्कूल में दोबारा मस्जिद में गए तो वो एक पूरा यानी जो थोड़ा सबक उन्होंने दिया था उससे पूरा सिपारा उन्होंने सुना दिया। अच्छा। और बकौल उनके कि उन्हें बताया था अपने आखिरी इंटरव्यू में कि ये 2 से 3 माह में उन्होंने कुरान पाक खत्म कर लिया था। ऐसे ही वो तीसरी जमात यानी पहली जमात में जब प्राइमरी में दाखिल हुए तो उन्होंने अपने टीचर से, उन्हें पेप्सी पीने का बहुत शौक था बचपन से, तो वो पेप्सी की शर्त लगा के अपने वालिद के साथ, अपने टीचर के साथ उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे पहली में बिठा रहे हैं, पहली जमात में प्रेम में, तो अगर मैं आपको तीसरी जमात का सबक सुना दूं सॉरी, तो आप मुझे पेप्सी पिलाएंगे? अपने वालिद से कहा। तो उनके वालिद ने कहा हाँ बेटा मैं पिलाऊंगा। तो यकीन कीजिए अगले दिन जब वो गए तो तीसरी जमात का सबक उन्होंने पूरी किताबें सुना दी। अब ये देखिए कि उनकी इंटेलिजेंस, और अपने वो जो बैचमेट जो अपने क्लास फेलो थे जो उनमें वो 2 लोग अभी मैट्रिक में थे और ये आला तालीम के लिए आगे निकल चुका था। इसे CSS में टॉप किया, उसके बाद इन्हें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में नौकरी करने के बाद ये बतौर AC बतौर सेक्शन ऑफिसर सबसे पहले AC चिश्तिया रहे, फिर कलूर कोट जिला बक्कर, फिर उसी की दूसरी तहसील मनकेरा में, और अभी ये 6-7 माह पहले यहाँ पे 6 माह पहले झांग में तैनाती हुई है इनकी। इंतहाई मुखलिस इंसान थे और अगर आप इससे इनके रात जनाजे का देखें तो हजारों की तादाद में लोग थे, बावजूद इससे कि रात को जनाजा हुआ 10 बजे, लेकिन बहुत दूर दूर से लोग आए हुए थे, लोग रो रहे थे। ये गरीब परवर था, लोगों की मदद करता था, और कहीं पे भी ऐसा मिसाइशा नहीं महसूस हुआ कि ये
बतौर असिस्टेंट कमिश्नर है, अगर आप जंग में गए, नाहक कत्ल किया गया है उनका, जी नाहक कत्ल किया, सिर्फ हसद और जेलस, हसद और जेलसी। हम फिर वो बात कर रहे हैं। मखदूम जैदी साहब आपका भी शुक्रिया, राजा नवाज माही आपका भी शुक्रिया कि एक हसद, एक जलन और एक अदम बर्दाश्त हमारे मुआशरे का हिस्सा बनते जा रहे हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। जनाब, हमारी अखलाकियात का ये हाल हो चुका है कि कायदे आज़म बानी पाकिस्तान के मुजस्मे से ऐनक चोरी करने से भी हम दरेग नहीं करते हैं। ये हालात पेश आए हैं विहाड़ी में, पंजाब का जो एक शहर है, और वहाँ पर कायदे आज़म का मुजस्मा जो है वो डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स में नस्ब है। वहाँ से किसी ने उनके मुजस्मे से ऐनक चोरी कर दी है और इस वाक़े पर वज़ीर आला पंजाब ने भी नोटिस तो लिया है, लेकिन अब तक जो ज़िम्मेदार है, जो मुजरिम है, अब तक उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सका। और FIR भी इस हवाले से कह रहे हैं कि वो भी कट चुकी है, लेकिन अब तक वो शख्स गिरफ्तार नहीं हुआ जिसने ऐनक चोरी की है। तो अभी क्या सूरत हाल है हम जानेंगे। हमारे नुमाइंदे मुनव्वर रजाना हमारे साथ मौजूद है। मुनव्वर, कब ये वाक़या पेश आया था और पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। विहाड़ी के अंदर चोरी और डकैती की वारदातें तो होती रहती हैं, लेकिन आज से 3 रोज कबल जो है वो नामलूम चोर जो है उन्होंने बाबा कायद को भी नहीं बख्शा और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के अंदर जो बाबा कायद का मुजस्मा लगाया गया है इसके ऊपर से ऐनक चोरी कर ली गई है। जबकि सबसे जो अफसोसनाक बात है, आज से 3 रोज कबल ये ऐनक चोरी होती है, इसके बाद जिला इंतजामिया जो है वो मालूम होने के बावजूद खामोश रहती है। जब ये खबर मीडिया पे गर्दिश करती है और इस पर वज़ीर आला पंजाब नोटिस लेते हैं तो उसके बाद रात को नामलूम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। ताहम इसके बावजूद ताहाल ना तो किसी मुलजिम का पता लगाया जा सका है और ना ही इस पर कोई मजीद कार्रवाई जो है वो की जा सकी है। आपको मजीद बताते चलूं कि ये डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के अंदर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम और CCTV कैमरों के राग तो लापे जाते हैं, लेकिन हकीकत इसके बरक्स नजर आती है। यहाँ से इससे कबल मुताबिक चोरी की वारदातें हो चुकी हैं जिसमें अभी तक किसी मुलजिम का पता नहीं लगाया जा सका और अभी तक बाबा कायद की जो ऐनक है इसके बारे में भी ताहाल जो है वो किसी किस्म के मुलजिम का पता नहीं लगाया जा सका। अच्छा, यानी कि इतने सख्त सिक्योरिटी में होने के बावजूद, कैमरे लगे होने के बावजूद चोरी हो गई और पता भी नहीं चला। तो अभी पुलिस क्या कह रही है कि कितनी देर तक ये कार्रवाई चलती रहेगी? और ये भी बताइएगा कि कायदे आज़म के मुजस्मे से जो ऐनक चोरी हुई है, क्या इसके मुतबादिल कोई ऐनक नहीं लगाई गई? पुलिस की तरफ से गुज़श्ता रात जब वज़ीर पंजाब ने नोटिस लिया और डिप्टी और कमिश्नर मुल्तान से इस वाक़े की रिपोर्ट तलब किया तो उसके बाद नामलूम अफराद के खिलाफ एक FIR जो है वो लॉन्च की गई है, जिसके बाद ताल किसी भी मुलजिम का सुराग नहीं लगाया जा सका। और दूसरी तरफ जो इस ऐनक की बात है तो ताहाल जो इंतजामिया है वो सोई हुई नजर आती है और ताहाल बाबा कायद की जो ऐनक है उसको नहीं लगाया जा सका है। अच्छा, इस हवाले से जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं उनकी तरफ से भी कोई बयान सामने आया है? हमारी इंतजामिया से जब बात हुई वज़ीर पंजाब के नोटिस से कबल, जब हमने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से बात की, वहां पे उनके तर्जुमान से बात की तो उनकी तरफ से एक इंतहाई दिलखराश वाक़या, अफसोसनाक जो बयान था वो सामने आया, जिसमें उनका कहना था कि ये कोई बड़ा वाक़या ना है। अच्छा। इसको मीडिया पे बिला वजह तूल दिया जा रहा है और इतना वो इस वाक़ये को बिल्कुल आम सा वाक़या करार दे रहे हैं। किसकी जानिब से कहा गया है कि ये कोई इतना बड़ा वाक़या नहीं है? असिस्टेंट कमिश्नर साहब जो हैं उनसे हमारी बात हो रही थी। अच्छा। एक प्रोग्राम के दौरान जब हम लोग इकट्ठे थे तो में उनका ये कहना था कि ये कोई बड़ा वाकया नहीं है, ये एक छोटा सा वाकया है, मीडिया पे इसको तूल दिया जा रहा है। अच्छा, मतलब उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि इतना बड़ा वाकया नहीं है, बस मीडिया की जानिब से तूल दिया जा रहा है कि बानी पाकिस्तान के मुजस्मे से आपकी ऐनक चोरी हो गई है और आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल इंतजामिया के लिए ये कोई बड़ी बात ना है, बल्कि क्योंकि मैं आपको बताऊं इससे कबल यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से जो मुलाजमीन है उनकी 8 से ज्यादा जो मोटरसाइकिलें वो चोरी हुई है, तो उनकी नजर में उन मोटरसाइकिलों का चोरी होना और बाबा कायद की ऐनक का चोरी होना और बाकी सारी जो वारदातें हैं वो कॉमन सी बात है। और इस तरह की वारदातें, ये बताइएगा कि FIR में क्या दर्ज किया गया है, उसमें क्या बयान दिया गया है कि कब ऐनक चोरी हुई, कैसे हुई? कोई इस हवाले से CCTV कैमरों का भी हवाला नहीं दिया गया? मैं आपको बताऊं कि FIR जो रात को दर्ज की गई है उसमें ये कहा गया है कि एक जो ऐनक है वो ये कहा गया कि एक मशहूर शख्सियत की वहां पे मुजस्मा लगाई गई, उसकी ऐनक चोरी होती है, जिस पर वो कहते हैं कि हम वहाँ जी मशहूर शख्सियत का जिक्र किया गया। तो वो कहते हैं जब हम वहां पे पहुंचे तो ऐनक वहां पे मौजूद नहीं थी, जिसकी FIR नामलूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर दी गई है। और आपको मजीद बताऊं जो यहाँ पे जो इंतजामिया उन्होंने वज़ीर पंजाब को भी मामू बनाया है
जो वज़ीर पंजाब को रिपोर्ट अरसाल की गई है उसमें ये कहा गया है कि धुंध का फायदा उठाते हुए यहाँ से नामलूम चोर जो है वो इस बाबा कायद की अनक को ले गए हैं, लेकिन हकीकत ये है कि बिहाड़ी के अंदर ताहाल धुंध और स्मोक का बिल्कुल निशान तक नहीं है। इस वक्त वाज़े तौर पे सूरज निकला हुआ है, धूप निकली हुई है और धुंध अभी तक नामो निशान तक नहीं है, जबकि जो जिले इंतजामिया है वो ये दावा कर रही है और वज़ीर पंजाब को रिपोर्ट में ये कहा गया है कि धुंध की वजह से सीसीटीवी फुटेज जो है उनमें भी किसी शख्स को नहीं देखा जा सका जो यहाँ से बाबा कायद की अनक चोरी कर रहा था। ठीक है मुनव्वर जाना, बहुत शुक्रिया, हमें तफसीलात बता रहे थे। फिर वही बात आ जाती है, हमारी अखलाकियात ये हो गई हैं कि हम बानी पाकिस्तान के मुजस्मे को भी नहीं बख्श रहे और वहाँ से भी चोरी करके चीज़ें लेके जा रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हमारे नौजवानों में भरपूर टैलेंट पाया जाता है, अब वो चाहे पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हों, पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं ऐसे नौजवान। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान का 65% जो है वो जो 30 साल से कम उम्र के लोग हैं उन पर मुश्तमिल है, और ये लोग अगर ज़रा सी मेहनत कर लें तो पाकिस्तान कहीं से कहीं पहुंच सकता है। आज आपको प्रोग्राम में एक ऐसे नौजवान से मिलवाने जा रही हूँ जो कि पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, और फोर्ब्स मैगजीन ने उन्हें कामयाब नौजवानों की लिस्ट में शामिल किया है। हमारे साथ मौजूद हैं अमीर शुजा। अस्सलाम वालेकुम अमीर शुजा। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आपने वक्त निकाला है। कैसे हैं आप? और इतने माशाल्लाह आपका नाम रोशन हो रहा है, तो आपके साथ साथ तो पाकिस्तान का भी नाम रोशन हो रहा है। अमीर, कैसे शुरू किया आपने सब? जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच, अल्लाह का काफ़ी शुक्र है। बस शुरू से शौक था कुछ करने का, टू डू समथिंग इम्पैक्टफुल। तो जब मैं अमेरिका गया, आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क फॉर सम बिग कंपनीज ऑन वॉल स्ट्रीट, और टेक्नोलॉजी की कंपनीज जिस तरह अमेज़न है उसके साथ भी काम करने का मौका मिला। तो उसके साथ मेरे एक तो दोस्त है, उनके साथ मिल के हमने डिसाइड किया कि वी शुड स्टार्ट आवर ओन कंपनी that can have an impact on people. तो इस साल के शुरू में सब कुछ हमने छोड़ के डिसाइड किया कि हम अपनी कंपनी शुरू करेंगे, और माशाल्लाह से it's been in 10 months, लेकिन काफ़ी अच्छी जा रही है, और फोर्ब्स ने भी हमें रिकॉग्नाइज किया उसके लिए। अच्छा अमीर, पाकिस्तान में आपने क्या एजुकेशन ली थी और बाहर जाके आपने क्या एजुकेशन ली, जिसके बाद आपने ये अपना जो ये काम शुरू किया है जिसमें फोर्ब्स मैगजीन में भी आपका नाम आया है, ये शुरू किया फिर आपने? जी बिल्कुल। सो आई वाज बोर्न एंड रेज्ड इन पाकिस्तान, से मेरी सारी हाई स्कूल तक की एजुकेशन पाकिस्तान से है। तो पाकिस्तान में आई डिड माय OA लेवल, तो उसके बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिली अमेरिका जाने की। सो आई केम टू द US एंड आई डिड अ डबल मेजर इन फिजिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, और उसके बाद कुछ साल अमेरिका में काम करके फिर ये शुरू करने का मुझे मौका मिला। अच्छा, क्या कॉन्सेप्ट क्या लेकर आए हैं आप लोग? जी बिल्कुल। सो कॉन्सेप्ट काफ़ी सिंपल है। there's hundreds and millions of people in these developing markets जो कि काम रोज़ कर रहे हैं, मेहनत रोज़ कर रहे हैं, लेकिन उनकी सैलरी जो है वो महीने के एंड पे आती है। तो मसला ये होता है कि हमारी लाइफ जो है that doesn't revolve around these monthly cycles। महीने के बीच में भी आपकी फैमिली में कोई बीमार हो जाता है, या आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है, बाइक ख़राब हो जाती है, you have these unexpected bills। और ज़्यादातर लोगों के पास जब इस तरह के मसले आते हैं तो उनके पास ऑप्शंस नहीं होते कि वो पैसे कहाँ से लाएं। तो लोग जो है अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स से पैसे मांगने की कोशिश करते हैं, या फिर कुछ वेरी हाई इंटरेस्ट लोन्स ले लेते हैं, तो दे गेट स्टक इन अ डेट साइकिल। तो हमने ये कॉन्सेप्ट लाया कि हमारी एप्लीकेशन के थ्रू आप अपनी अक्रूड सैलरी जो है महीने के किसी भी वक्त विड्रॉ कर सकते हैं। तो अक्रूड सैलरी का मतलब ये है कि अगर आप इफ यू लेट्स से यू मेक 50,000 रुपीज इन द मंथ, ऑन द 15th यू वर्क फॉर हाफ ऑफ द मंथ, सो आप 25,000 जो है ऑन द 15th जो है विड्रॉ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अच्छा, तो इस ऐप का जो डायरेक्ट जिस कंपनी में वो शख्स काम कर रहा है वो डायरेक्ट उससे लिंक होगा, या ये कोई और तरीका है जिससे वो ये ले सकेगा, बाद में वो पैसे वापस कर सकेगा? नहीं, एग्जैक्टली डायरेक्ट लिंक बिजनेस के साथ होता है। हम बिजनेसेस के साथ काम करते हैं, उनके साथ पार्टनर करते हैं, और फिर उनके सारे जो एम्प्लॉइज होते हैं उन्हें हम ये बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, अगर कोई कंपनी आपके इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक नहीं चल रही है और उस कंपनी के किसी एम्प्लॉय को, जैसे आपने कहा कि मंथ के मिड में उसको ज़रूरत पड़ गई पैसों की, तो किस तरह वो इस कॉन्सेप्ट के ज़रिए या इस ऐप के ज़रिए फ़ायदा ले सकता है? क्योंकि उसकी कंपनी तो आपकी इस ऐप को नहीं फॉलो कर रही या आपके इस कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं कर रही है, तो इंडिविजुअल किसी ऐसे शख्स को कैसे फ़ायदा मिल सकता है? जी, अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बिजनेसेस के थ्रू इसे चलाएं। सो हमारी कोशिश ये होता है कि हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसेस हैं उन्हें कन्विंस कर सके और उन्हें हम ऑनबोर्ड कर सकें।
ان دا فیوچر ہمارے پلانز ہیں کہ ہم ایسی اپلیکیشن بنائیں جو کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے. تو اس موڈ میں ہمیں بزنس کے تھرو جانا نہیں پڑے گا, لیکن کیونکہ ابھی ہم کافی ینگ ہیں تو ابھی ہمارے لیے گوئنگ ٹو دا بزنس میکس مور سینس. اچھا تو امیر, ابھی آپ نے اس کانسیپٹ کو کہیں پہ اپلائی کیا ہے یا افریقی ملکوں میں آپ اس کو لے کر جا رہے ہیں, تو ابھی تک کہیں پہ کسی کا امپلیمنٹیشن کہیں ہوئی ہے کیا؟ جی بالکل امپلیمنٹیشن ہو چکی ہے. ہم نے فیبرری میں لانچ کیا تھا اور ابھی تک ہم افریقہ میں 3 کنٹریز میں ہیں. وی وانٹ ٹو میک دس اے گلوبل کمپنی, سو رائٹ ناؤ وی ہیو بزنسز ان گانا, نائجیریا اینڈ کینیا. سو ہر مہینے اباؤٹ 10,000 سے تھوڑے سے زیادہ لوگ جو ہے ہمیں یوز کرتے ہیں ٹو گیٹ دیئر پے چیک. اور پاکستان کے لیے بھی ہمارے لیے پلانس ہیں فار دا نیئر فیوچر. اچھا, پاکستان کے لیے بھی آپ کے پلانس ہیں, اس سلسلے میں آپ کی یہاں پر بات ہوئی ہے گورنمنٹ لیول پر یا کسی اتھارٹی سے یا کسی کمپنی سے کوئی بات چیت ہوئی ہے ابھی تک؟ جی بالکل, ہم نے بیس لائن ورک کرنا شروع کر دیا ہے ریگولیٹر سے بات کرنے کے لیے, ڈفرینٹ جو ہمارے فرسٹ کسٹمرز ہیں ان سے بات کرنے کے لیے. تو ہم نے سیٹ اپ کرنا شروع کر دیا, لیکن اس پروسیس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. تو تب تک ابھی ہمارا فوکس جو ہے جو جن ملک میں ابھی آلریڈی پریزنٹ ہے اس میں ہے, اور جب ہمارے وہ تھوڑا سیٹ اپ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تب ہم پاکستان میں ایسے شروع کریں گے. اچھا, آپ نے کہا کہ ابھی آپ اس کو افریقی کنٹریز کی طرف لے کر گئے ہیں, وہاں پر یہ ایکسپیریمنٹ کس حد تک کامیاب ہوا ہے آپ کے خیال میں؟ جی کافی زیادہ سکسیسفل جا رہا ہے, کیونکہ اگین ہماری کمپنی ہماری لانچ ہوئے ہوئے صرف 10 مہینے ہوئے ہیں, اور ان 10 مہینوں میں آلریڈی وی ہیو اوور 70 بزنسز جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں, اور ہر مہینے 10,000 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ہمیں یوز کرتے ہیں, اور ہمارا یہ نمبر جو ہے ہر مہینے ڈبل کر رہے ہیں ہم پچھلے 6 مہینوں سے. تو آپ اکیلے اس پہ کام کر رہے ہیں یا آپ کے ساتھ کوئی اور لوگ بھی ہیں جو مل کے اس تمام تر معاملے کو لے کر چل رہے ہیں؟ جی ہمارے ساتھ اور بھی لوگ ہیں. میرے ساتھ ایک میرا کو فاؤنڈر ہے جو میرا کالج کا دوست ہے, جس کے ساتھ مل کے میں نے یہ شروع کیا تھا, اور اس کے علاوہ ہمارے کوئی 30 اور امپلائیز ہیں ڈفرینٹ پارٹس آف دا ورلڈ جو اسے ممکن کرتے ہیں. جی تو امیر یہ بتائے گا کہ کیا یہ جو آپ کی کمپنی ہے یہ وہاں پہ گورنمنٹ لیول پہ اپرووڈ ہے؟ کیونکہ اگر آپ کمپنی ٹو کمپنی اس کو لے کر چلتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہاں پر جو گورنمنٹ لیول پر بھی اس کا اپروول لازمی ہوتا ہے ایسے کسی بھی کام کے لیے. تو وہاں پہ یہ آپ کی کمپنی کو اپروو کیا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے؟ کیونکہ فوربس میگزین میں نام آنا چھوٹی بات تو نہیں ہے. جی بالکل, گورنمنٹ نے اپروو کیا ہوا ہے. ڈفرینٹ ریگولیشنز ہوتی ہیں جنہیں ہمیں کمپلائی کرنا ہوتا ہے, تو وہ سارا پروسیس ہم کر چکے ہیں. وہ پروسیس تھوڑا سا ایزی تھا ان افریقن ممالک میں جہاں ہم نے شروع کیا, اس لیے ہم کافی جلدی یہاں شروع کر چکے تھے. اور ہم سارے رجسٹر, ہمارے پاس سارے لائسنسز ہیں. کچھ فن ٹیک لائسنس چاہیے ہوتے ہیں آپ کو آپریٹ کرنے کے لیے جب بھی آپ پیسوں سے ڈیل کر رہے ہو اور کنزیومر سے ڈیل کر رہے ہو, تو وہ سارے لائسنسز ہمارے پاس ہیں. اچھا امیر, آپ کے خیال میں یہ جو کانسیپٹ ہے آپ کا, یہ جو ایپ ہے آپ کی, یہ ترقی پذیر ممالک میں ابھی زیادہ اچھی طریقے سے کام کرے گی یا ترقی یافتہ ممالک میں بھی اسی طرح کام کرے گی؟ I think ہر ممالک میں کام کرے گی, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ more than 60-70% of the people they live paycheck to paycheck, اور یہ نمبر جو ہے ڈیولپنگ کنٹریز میں اس سے بھی زیادہ ہے. تو I think یہ مسئلہ ایون ابھی میں امریکہ میں رہتا ہوں, امریکہ میں بھی اس طرح کے کافی مسئلات ہیں, لوگ اسے سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایون دو امریکہ از اے ڈیولپڈ اکانومی. تو I think یہ مسئلہ ہر جگہ ہے, جہاں بھی آپ کا یہ پے رول سائیکل منتھلی ہوگا یا اس طرح ہوگا اور لوگ ہر روز کام کر رہے ہیں, ایکسپینسز آتے رہتے ہیں لوگوں کے, تو یہ مسئلہ آئی تھنک از کامن اگینسٹ آل کنٹریز. ٹھیک ہے. اچھا امیر, اس حوالے سے جب آپ یہ کمپنی لے کر چل رہے ہیں ترقی پذیر ممالک میں ابھی زیادہ آپ نے اسٹارٹ کیا ہے, فیوچر پلانس کیا ہیں آپ کے؟ جی فیوچر پلانس ہمارے یہ ہیں کہ یہ جو ابھی اپنے اپلیکیشن لانچ کیا یہ ہمارے لحاظ سے صرف ایک فرسٹ اسٹیپ ہے ان دا جرنی ٹو فائنینشیل ویلنس. تو ہمارا پورا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم وہ چیز سب سے پہلا کرنا چاہتے ہیں جس کا لوگوں کے پاس سب سے امیڈیٹ امپیکٹ ہو. تو لوگوں کو پیسے ہر مہینے چاہیے ہوتی ہیں, اس لیے ہم نے سب سے پہلے یہ لانچ کیا ہے. لیکن ہم جانتے ہیں کہ روٹ کاز جو اس ساری چیز کا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے پاس سیونگز نہیں ہوتی. بالکل ایسے دیٹ از دا روٹ کاز آف آل آف دس. اور اس کے آئی تھنک ڈفرنٹ ریزنز ہوتے ہیں. سب سے بڑا ریزن تو یہ ہے کہ لوگوں دے ڈونٹ ارن انف, لیکن وہ ہمارے لیے سالو کرنا از اے بٹ چیلنجنگ. لیکن اس کے علاوہ بھی جو کافی ریزنز ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کہ لوگ کافی زیادہ لیٹ فیس پے کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور آپ کے اس کانسیپٹ کے لیے آپ کو گڈ لک بھی کہیں گے. ابھی ایک بریک لیں گے, لیکن بریک سے واپس آ کر ہم آپ کو ایسی ٹپس دیں گے اور ایسے نوجوان سے ملائیں گے ان لوگوں کے لیے جو کہ بے روزگار ہیں, جو کہ اپنا کام شروع کرنا چاہتے ہیں. تو کیسے آن لائن اپنا کام کر کے آپ کچھ کما سکتے ہیں, یہ ہم آپ کو بتائیں گے ایک بریک کے بعد.
वेलकम बैक, आपको खुश आमदीद कहते हैं। और नाज़रीन, हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि अगर जो लोग बेरोज़गार हैं या जो नया कारोबार करना चाहते हैं वो कैसे ऑनलाइन बिज़नेस कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना के दिनों में हमने देखा कि ऑनलाइन बिज़नेस भी बहुत ज़्यादा परवान चढ़ा और ऑनलाइन शॉपिंग तो खैर बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन ऑनलाइन बिज़नेस आप कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको ई कॉमर्स के बारे में मालूमात होना बहुत ज़रूरी है। ई कॉमर्स क्या है, इसके ज़रिए कैसे आप अपने कारोबार को ग्रो कर सकते हैं, इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डिजिटल गुरु शकील अहमद मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, सबसे पहले बताइएगा कि ये ऑनलाइन बिजनेस किस तरह आप स्टार्ट कर सकते हैं और इसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, पैसे होने चाहिए आपके पास या आपके पास कोई एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए, किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं? सबसे ज़रूरी जो है वो स्किल है। अगर आप देखिए, पहले सबसे पहले ऑनलाइन बिजनेस है कि इसको समझना पड़ेगा। आपने ई कॉमर्स मेंशन किया। ई कॉमर्स सिंपली आप ऑनलाइन अपनी कोई भी प्रोडक्ट है वो बेचते हो, तो उसमें डिफरेंट चीज़ें हैं। पहले वो अगर समझ लें कि आपकी कोई प्रोडक्ट है, फर्ज करें कि कोई रहता है मुल्तान में, मुल्तान का सोहन हलवा बड़ा मशहूर है। जी, जी, जी। तो वो उसका सिंपली फेसबुक पे अपना पेज बना के सोहन हलवे के नाम से उस पे अगर पोस्ट लगाना शुरू कर दे तो इस तरह से वो बेचना शुरू कर सकता है। इसमें खर्चा भी नहीं है। आप दुकान के साथ एक जाके बात कर लो कि मैं आपका सोहन हलवा बेचूंगा, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इसी तरह आजकल आप देखती हैं बहुत ज़्यादा लड़कियाँ जिस तरह इंस्टाग्राम पे वो अपने कपड़े जो हैं उनको शो कर तस्वीरें लगाती हैं, लोग पूछना शुरू हो जाते हैं ये कहाँ से लिया सूट, तो वो अपना बेचना शुरू कर देती हैं। तो डिफरेंट टाइप्स हैं। आप कोई प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आपने दुबई में, यूके में, यूएस में करना है तो वहाँ पे अमेज़न जिस तरह बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उस पर आप काम कर सकते हो। एक तो आप सर्विसेज दे सकते हो। जो स्किल की बात मैंने की कि आप पहले सीख लें कि एक स्टोर बनता कैसे और चलता कैसे है। फर्ज करें अमेज़न की अगर बात करते हैं, जी, बिल्कुल। तो सबसे आसान कमाने का तरीका ये है कि पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा लाखों की तादाद में स्टोर्स हैं, लेकिन उनको बंदे चाहिए जो उस स्टोर को मैनेज करें, उस पर चीज़ें जो हैं वो अपडेट करें, उसकी जो पीछे बैक एंड पे सारी मैनेजमेंट है। अगर आप वो सीख जाएं, उसको कहते हैं VA सर्विसेज, वर्चुअल असिस्टेंट सर्विसेज। तो वो अगर आप सीख जाएं तो आप अपनी सर्विसेज पूरी दुनिया में लोगों को दे सकते हैं और वो ऑन एवरेज आप $1000 महीने का कमा सकते हैं उससे। अच्छा, बिल्कुल। तो ये VA सर्विसेज बहुत ज़बरदस्त हैं। जिन लोगों का शौक है कि मैं खुद बिजनेस करूं, यानी मेरा अपना स्टोर हो, वो पाकिस्तान में या ओवरसीज, ज़बरदस्त किस्म के ऑनलाइन स्टोर्स बना के उससे सेल्स कर सकते हैं। ऑन एवरेज आप 4 से 5 लाख उससे कमा सकते हो। अच्छा, अगर आप ब्रांड के लेवल पे जाते हो तो इट गोज बियॉन्ड 10 लाख पर मंथ। तो ब्रांड्स तो वैसे भी बहुत कमाते हैं, जाहिर सी बात है, उनका तो एक सिस्टम भी बिल्कुल अलग हो जाता है। अच्छा शकील साहब, ई कॉमर्स बेसिकली क्या है? ये कोई एजुकेशन है या कोई स्किल है? इसके हवाले से बताइए। आसान जुबान में बताऊंगा। जी। यहाँ से हम बाहर निकलें तो हमको कई दुकानें नजर आएंगी। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये फिजिकल चीजें बेच रहे हैं, चाहे उनकी कोई भी चीज है। इसी को जब आप ऑनलाइन सेल करना शुरू कर देते हैं, इस चीज को कहते हैं ई कॉमर्स। अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि यहाँ जो बाहर एक दुकान है, यहाँ से फर्स्ट करें 100-200 बंदा गुजरता, वही देखेगा, वही अंदर जाएगा, उसको खरीदेगा। ऑनलाइन क्या होता है कि आप 22 करोड़ जो पाकिस्तान की आवाम है, अगर आप पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हो, उन सबको अपनी प्रोडक्ट दिखा सकते हो। अगर आप दुनिया के लेवल पे जा सकते हो तो यहाँ से लोग बैठे हुए करोड़ों कमा रहे हैं जो यहाँ बैठकर यूके में चीज़ें बेच रहे हैं, दुबई में बेच रहे हैं, यूएस में बेच रहे हैं। तो सिंपल टर्म्स ई कॉमर्स सिंपली ऑनलाइन कोई चीज़ बेचने को कहते हैं। अच्छा। चाहे वो आप अपने स्टोर से बेचें, चाहे अमेज़न से बेचें या कोई प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करें। अच्छा, अब जैसे मैं घर में बैठी हूँ, मैं कोई बिजनेस करना चाहती हूँ, तो अब मैं किस तरह उसको या कहना चाहिए मार्केटिंग किस तरह करूं? क्योंकि अगर जैसे मैं कपड़े कोई सेल करती हूं तो उसके लिए मार्केटिंग कितनी ज़रूरी है और उसके लिए क्या मुझे कोई पेज बनाना पड़ेगा या कुछ ऐसा कोई सिस्टम मुझे बताएं किस तरह मैं करूं कि जिससे मेरा भी बिजनेस ग्रो हो? सबसे पहले तो आपके पास एक अच्छी प्रोडक्ट होनी चाहिए। दिस इज़ इम्पोर्टेंट कि फ़र्ज़ करें जो आपका कैलिबर है, यूर अ नॉन पर्सनैलिटी एज वेल, तो आपने फ़र्ज़ करें आपके एक ब्रांड है, आपने उसको लॉन्च करना है। लॉन्च कैसे करेंगे? आप सबसे पहले सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उस पे अपने अकाउंट्स बनाएंगे। सो फेसबुक पे आपने अपना पेज बनाया, इंस्टाग्राम पे अपनी प्रोफाइल बनाई, यूट्यूब पे अपना चैनल बनाया। तो फिर उसमें क्या करेंगे, पहले इनिशियली कुछ दिनों के लिए आपने अपने जो सारे ब्रांड्स हैं, तस्वीरें हैं, जो भी, वो भी आप लगाएंगे। उसके बाद मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी चीज़ है, और ये मैं क्लियरली सबको बता रहा हूँ, चाहे आप ई कॉमर्स करें, चाहे कोई भी ऑनलाइन काम करना है, डिजिटल मार्केटिंग इज़ द नंबर 1 स्किल।
अच्छा। मैं डिजिटल मार्केटर था, उससे मैंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए। अच्छा, माशाल्लाह। तो जबरदस्त। इसके पीछे भी एक स्टोरी किसी दिन वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन जो आप बात कर रही है कि ब्रांड्स, बेशुमार लड़कियां हमारी, उनको पता नहीं कि कैसे काम करें। कई दफ़ा वालिदैन पसंद नहीं करते कि वो बाहर जाएं, जॉब्स करें, तो वो घर बैठ के इतनी ज़बरदस्त चीज़ें हैं, डिज़ाइंस हैं, कपड़ों के हो गए या डिफरेंट आइटम्स, इवन डेकोरेशन के पीस, कुछ डिज़ाइनिंग करती हैं, कुछ क्या कहते हैं पेंटिंग्स बनाती हैं। तो सिंपली अपने पेजेस बनाएं, उस पर फिर डिजिटल मार्केटिंग करनी है। डिजिटल मार्केटिंग फ़र्ज़ करें, मैं आपके साथ मिलता हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं आपको कहता हूँ ठीक है जी, आपका जो ऑनलाइन सारे प्लेटफॉर्म्स हमने बना दिए, अब आपका वो जो एक डिज़ाइन है वो हम कोशिश करते हैं कि 10,000, 50,000 या 1 लाख लोगों को दिखाएं। अच्छा। तो वो हमें पैसे पे करने पड़ेंगे, लेकिन बहुत थोड़े हैं। यानी फ़र्ज़ करें अगर 500, 1,000 आप एक दिन का लगाते हैं फेसबुक के ऊपर पाकिस्तान में, तो आपकी जो एक पोस्ट है उसको 20,000, 30,000, 50,000 लोग देखेंगे। अब इतने लोग जब देखते हैं, और फिर आप टारगेट कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग के जरिए कि मैं इस रेंज में ख़वातीन जो हैं, क्योंकि वही इंटरेस्टेड होंगी मेरे कपड़ों में, मैं सिर्फ उनको दिखाना चाहती हूँ। तो यहाँ से आपको कॉल्स आना शुरू हो जाएंगे, आप डिलीवरी का सिस्टम बना सकते हैं, वो बहुत बड़ा ब्रांड बन सकता है विद इन 6 मंथ्स। अच्छा, हम अक्सर YouTube पे देखते हैं कि अगर हम कोई वीडियो देख रहे हैं, कुछ भी मतलब YouTube पे देख रहे हैं, तो अचानक एक बीच में वीडियो स्टार्ट हो जाती है, ऐड आ जाता है बीच में। ये भी डिजिटल मार्केटिंग की सेंस में आता है? एग्जैक्टली। सो डिजिटल मार्केटिंग इन सिंपल टर्म्स, आप फर्ज करें आपकी प्रोफाइल होगी फेसबुक पे, लोग ज़्यादातर अपने अकाउंट्स होते हैं, उनके पेजेस नहीं होते। तो प्रोफाइल पे नॉर्मली ये होता है कि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सिर्फ आपकी पोस्ट वही देखेंगे, या उनके फ्रेंड्स को कोई थोड़ी बहुत नजर आ जाएगी। फर्ज करें अगर मेरे 100 फ्रेंड्स हैं तो ज़्यादा 10, 15, 20 लोग उसे देखेंगे, लाइक करेंगे। डिजिटल मार्केटिंग ये है कि हमने ज़बरदस्ती सबको दिखाना है पैसा लगा के। तो ये YouTube पे जब हम ऑन करते हैं तो देखें YouTube कैसे पैसा कमाता है। जो वीडियो उसके ऊपर चली उसने पैसे दिए YouTube को दिए उसने। हाँ, तो मेरे जैसे लोग पैसे देते हैं YouTube को, Facebook को, डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स हैं कि उस पर मेरी चीज़ें चलाओ, एड्स दिखाओ, पर मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ कि किन लोगों को मैंने दिखाना है। तो उस इंटरेस्ट के मुताबिक अब ये इतने एडवांस प्लेटफॉर्म हैं, यानी फर्ज करें आप ऑनलाइन जो भी करती हैं, फेसबुक, यूट्यूब, इनको पता है कि आपके इंटरेस्ट क्या हैं। मतलब जो सोशल मीडिया है वो आपकी मार्केटिंग करने का इस वक्त सबसे बड़ा जरिया है। आपको कोई वो बाज़ारों में जा के कोई पोस्टर नहीं बनवाने लगवाने कि ये मैं काम शुरू कर रहा हूँ, तो इसके लिए आप हमारी दुकान पे आएँ, हमारी चीज़ें देखें। आप सोशल मीडिया के जरिए ही बहुत ज़बरदस्त मार्केटिंग कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त कर सकते हैं। और ई कॉमर्स जिस साइड पर जा रही है, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मैं 20 साल लंदन गुजार के आया हूँ, तो वहाँ हम अब ऑलमोस्ट खत्म हो गया कि कोई चीज़ जाके हम बाहर से खरीदें। अच्छा। वहाँ मोबाइल पे 1-2 क्लिक किए और वहाँ से जो है चीज़ें, ऑनलाइन शॉपिंग वो सब का सब अब बल्कि यहाँ तक पहुँच गया कि पहले होता था कि स्टोर में हम इसलिए जाते हैं कि कपड़े साइज देखना है कि वो अच्छे लगते हैं या नहीं देखते, तो आप क्या कर सकते हैं 3-4 जोड़े मंगवा सकते हैं, उनको ट्राई करें, जो पसंद आता है वो रख लो, बाकी भेज दो। अच्छा। तो इस लेवल तक बात पहुंच गई है। तो ओवरऑल जो सोशल मीडिया है, मैं नौजवानों को ये कहूँगा कि यार अगर पैसा कमाना ना ठीक ठाक, सोशल मीडिया पे आ जाओ। हमारी जवान कौम करके रही है वो टिकटॉक और वो शुगर की वीडियोस देख रही हैं, यूट्यूबर बने हुए हैं यार, इंस्टाग्रामर बने हुए हैं, पर इनको ये नहीं पता कि इनसे लाखों करोड़ों कमाए जा सकते हैं। बड़ी सिंपल सी चीज़ें, साथ थोड़ी सी डिजिटल मार्केटिंग सीख लो। कोई भी बंदा, इवन एक और एग्जांपल लेते हैं कि कोई यहाँ इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश करता है, यार आप 15-20 हज़ार रुपए लगाओ, आपका 50,000 फॉलोअर हो जाएगा। हाँ, फिर उनको जो मर्जी बेचो। मतलब अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि 15-20 हज़ार लगा कर फॉलोअर्स खरीदें, क्योंकि अक्सर ऐप्स जो हैं वो फॉलोअर्स बेचती भी हैं कि अपने फॉलोअर्स खरीदें। आप किसी भी प्रोडक्ट को अगर फेमस करना चाहते हैं तो वो फॉलोअर्स जो हैं वो उसको लाइक करेंगे, उसको शेयर करेंगे, तो उसके ज़रिए आपकी जो प्रमोशन होगी, ये आप कहना चाह रहे हैं? अच्छा, इसमें 2 चीज़ें हैं। फर्ज करें अब मेरा 15 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पर, तो मैंने क्या किया, 2 तरीके। एक तो ये है कि वो 2 नंबर तरीका होता है कि फॉलोअर्स खरीद लो, वो नकली होते हैं, वो कंप्यूटर होते हैं, रोबोट्स होते हैं। अच्छा, उसका फ़ायदा नहीं है। लेकिन मैं क्या करूँगा कि मैं देखूंगा, फर्स्ट करें मैं अब दुबई में कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मैंने देखना है कि मेरी टारगेट ऑडियंस कौन सी है। फिर मैंने फेसबुक को बताना है कि मुझे इस किस्म का फॉलोअर चाहिए। अच्छा, मैं फिर उस पर पैसे लगाऊंगा, तो वो मेरे फॉलोअर्स बनना शुरू हो जाएंगे। लेकिन एक दफ़ा मैंने अपने फॉलोअर्स बना लिया, अब जो वीडियो भी लगाता हूँ, जो पोस्ट भी मैं लगाऊंगा, वो मेरे फॉलोअर्स देखेंगे, तो ऑटोमेटिकली इससे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, इसके लिए पब्लिक का इंटरेस्ट बनाए रखना कितना ज़रूरी होता है? क्योंकि हम अक्सर ऑनलाइन बिजनेस कर रहे होते हैं, लेकिन हम पोस्ट अक्सर बहुत लेट लगाते हैं, काफ़ी दिन नहीं लगाते, तो आपको लगता है कि इससे जो आपकी
जो प्रमोशन है या कहना चाहिए जो मार्केटिंग है उस पर असर पड़ता है? बिल्कुल असर पड़ता है। सोशल मीडिया सिंपली देखें, सोशल मीडिया है क्या, इसके पीछे कॉन्सेप्ट समझें। फेसबुक जो है वो एक प्लेटफॉर्म है जिससे मार्क ज़करबर्ग और उसकी सारी टीम जिनका फेसबुक है वो पैसा कमाते हैं। बिल्कुल। पैसा वो कैसे कमाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करें, फेसबुक को इस्तेमाल करें। सही, इस्तेमाल वो करें। लोग क्यों इस्तेमाल करेंगे कि फ़र्ज़ करें आप हैं, आप जब पोस्ट लगाएंगे, आपकी वीडियोज़ आती हैं, आपके चैनल्स के डिफरेंट क्लिप्स आते हैं, तो लोग इंटरेस्ट के साथ देखते हैं उसे, वो फेसबुक पे स्टे कर रहे हैं। इस वजह से फेसबुक प्रमोट करेगा अच्छे कंटेंट को जो इंगेज करता है व्यूअर्स को, जो फॉलोअर्स को। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका, एक तो मैं सिंपली कहता हूँ यार ज़बरदस्ती का ना करो, अगर आप में नेचुरल है, जो पैशन है उसको फॉलो करो, उसी को फॉलो करो, फिर आपको वो वर्क नहीं लगेगा, वो आपको काम नहीं लगेगा, आपको तंग नहीं करेगा, आप वो चीज कर रहे होगे जो पहले आपको पसंद है। बिल्कुल बिल्कुल। फर्स्ट यहाँ एक कुकिंग का स्टॉल है, अगर कुकिंग का एक चैनल हो तो जिसको कुकिंग का इंटरेस्ट है वो रोज कुकिंग की वीडियोस बनाएगा, उसकी रेसिपीज पोस्ट करेगा, तो उसके लिए वो हार्ड वर्क नहीं होगा, लेकिन उससे जितने आप फॉलोअर जनरेट कर सकते हो ना, क्विकेस्ट वे टू बिकम अ मिलियनर, मैं डॉलर मिलियनर की बात कर रहा हूँ, इज सोशल मीडिया दीस डेज, इज ऑनलाइन। तो ऑनलाइन सोशल मीडिया लाजमी, मैं कहूँगा सारे के सारे नौजवान या 2 दिन लगते हैं, 3 दिन लगते हैं करें, बल्कि हम फ्री में सिखा रहे हैं, हमें वहाँ आप हमारी वीडियोस देखें, फ्री की पड़ी अच्छा, सिखा भी रहे हैं आप? हाँ जी बिल्कुल। और इस हवाले से क्या पेज, कोई इस तरह का लिंक अगर बताना चाहें, शेयर करना इसमें चाहें? सिंपली शकील अहमद मीर मेरा पेज है, फिर हम ई कॉमर्स बाय पाक जोन के नाम से भी एक ग्रुप लॉन्च किया। उसमें हम करने क्या लगे हैं कि हमारा प्रोजेक्ट ये था कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट्स हैं इतनी ज़बरदस्त हैं, लेकिन बेचारे अपने पाकिस्तानी नहीं खरीदते, बाहर तो दूर की बात है। सही। तो हम प्लेटफॉर्म एक बनाने लगे हैं कि पूरे पाकिस्तान से जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, वो हम टेस्ट करेंगे, वो हमने दुबई, यूके हर जगह लेके जानी है। उससे अच्छा। होगा क्या कि मैन्युफैक्चरर को फ़ायदा होगा कि उसकी एक्सपोर्ट हो रही है, अच्छा खासा पैसा मिलेगा। नौजवान को हम इन्वॉल्व करें कि फ्री में ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये स्टोर्स चलाएगा कौन, यहाँ से हमारा पाकिस्तानी नौजवान घर बैठ के वो ऑनलाइन काम करेगा, उसको उसके पैसे भी मिलेंगे, लेकिन हमारे स्टोर्स भी चलेंगे जो कि मैन्युफैक्चरर को एंड ऑफ द डे फायदा होगा। अच्छा शकील साहब, यहाँ पे फिर एक ये सवाल भी है कि हम चलें, आपने टिप्स तो दे दी कि आप ऐसे ऐसे काम करेंगे तो आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा और आपको इतने इतने पैसों का भी फ़ायदा होगा, लेकिन नुकसान कब होता है? क्योंकि अगर कोई इन्वेस्ट भी कर रहा है, वीडियोस भी पोस्ट कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को भी दिखा रहे हैं, तो नुकसान कहाँ पे हो रहा होता है, किस चीज़ की वजह से होता है? नुकसान देखें सिंपली उस वक्त होता है जब कोई ना कोई 2 नंबरी आ जाती है। अच्छा। पाकिस्तान में ज़्यादातर अभी भी ट्रस्ट बिल्ड नहीं हुआ, लेकिन विद इन 5 years आप देखेंगे ये सब कुछ चेंज हो जाना है। हर चीज़ आप ऑनलाइन बाय करोगे। अच्छा, हो क्या रहा है कि जब आपने फर्ज करें, यहाँ बड़ी एग्जांपल्स मशहूर हैं कि टीवी देखा किसी की वेबसाइट पे, वो बाय किया, जब आता है वो एक डब्बा होता है, उसके अंदर कार्टन पड़ा हुआ, टीवी है ही नहीं। इस किस्म का काम करोगे तो फिर तो वो ज़ाहिर नहीं चलना। अच्छा, दूसरा ये कि प्रोडक्ट इज इम्पोर्टेंट। लोग बहुत ज्यादा गौर करते हैं कि मैंने पैसा लेना कैसे है जल्दी से जल्दी, इस चीज पे नहीं गौर करते कि यार मैं एक अच्छी प्रोडक्ट बेचता हूँ, वो बार बार बिकेगी। सो नुकसान इन अ सेंस नहीं होता जिन लोगों को थोड़ी सेंस नहीं होती। मैं हमेशा कहता हूँ कि यार अगर रिस्क है, आपके पास 10 लाख पड़ा हुआ है तो ना लगाओ 10 लाख, उसमें से 1 लाख से शुरू कर दो ना। 1 लाख से शुरू करके वो सारी चीजें सीख लो, फिर इसको एक्सपेंड करना शुरू कर दो। तो इट्स इम्पोर्टेंट कि रिस्क आप कितना लेते हैं। अच्छा, मतलब इसमें सबसे ज़रूरी ये चीज़ भी है कि आप प्रोडक्ट क्या दे रहे हैं, लोगों की पसंद की चीज़ अगर उनको दे रहे हैं, उसमें 2 नंबरी नहीं कर रहे। क्योंकि अक्सर लोग जब ऑनलाइन चीज़ मंगवाते हैं, उसमें चीज़ जो दिखाई जाती है वो कुछ और होती है, जो मंगवाई जाती है वो कुछ और निकलती है। तो इससे लोगों का ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है उस ऑनलाइन शॉपिंग से या उस कंपनी से। तो ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों का ट्रस्ट कितना डेवलप कर रहे हैं अपनी चीज़ में। बिल्कुल, मैं एग्जांपल सिंपल देता हूँ, यूके की मैं बात कर रहा हूँ। मैंने कभी चेक भी नहीं किया कि क्या प्राइस है, मुझे सब कुछ पता होता है, सिर्फ 2-3 बटन दबाए, अब टाइम भी नहीं होता वहाँ पे, अगले दिन या उसी दिन चीज़ डिलीवर भी हो जाती है। लेकिन ये ट्रस्ट लेवल उस वक्त आता है जब दोनों साइड से, एक तो जो सप्लायर है जो सेल कर रहा है चीज़ें, वो क्वालिटी की चीज़ें दे, दूसरी तरफ से जो बायर है उसको पता हो कि यार ये फलानी वेबसाइट है, यहाँ से हमेशा क्वालिटी की चीज़ मिलती है, चीज़ हमेशा अच्छी है। सिंपल आप चीज़ें कर दें। यानी फर्ज करें अगर मैं स्टोर बनाता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रिटर्न पॉलिसी रखूंगा। सही। आप नहीं खुश वापस दे दो, तो ये कितना ट्रस्ट बिल्ड होता है। आपने फर्ज करें मुझसे कोई चीज़ खरीदी, उसमें कोई थोड़ा बहुत नुक्स था, मैं क्या करूँगा, आप वापस करो, मैं आपको फ्री में भेजता हूँ, आपके पैसे ही वापस देता हूँ। ठीक है, वो मार्जिन क्या होता है कि आपने 100 चीजें बेची, वो 3-4 चीजें होती हैं जो इस तरह गड़बड़ होती है, तो आप कस्टमर को खुश कर दो, वो उल्टा आपसे और ज्यादा बाय करेगा। तो ये सिंपल टिप्स है। बिल्कुल सही बात, बहुत अच्छी बात ये कही है कि एक तो जो कस्टमर है उसका ट्रस्ट लेवल बढ़ाना बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि हम जो चीज़ सेल कर रहे हैं वो लोगों को अगर पसंद आ रही है वो आपसे दोबारा ऑर्डर करेंगे। ये आपके बिजनेस के ग्रो करने के लिए छोटी छोटी सी टिप्स हैं जो कि हम अपने प्रोग्राम के थ्रू आपको बता रहे हैं। शकील साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं और यकीनन ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से आपने बहुत अच्छी टिप्स भी दी हैं। जो लोग ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहें, छोटे छोटे कामों से, छोटी छोटी चीज़ों से अपने बिजनेस का आगाज़ करें तो यकीनन कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा भी इसका बड़ा होगा। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हम मौजूद हैं रूह अफ़ज़ा के किचन में और आज कुछ मीठा बन रहा है, ज़बरदस्ती खुशबू भी आ रही है। तो सबसे पहले अनम, वेलकम टू द शो। थैंक यू। और क्या बना रही हैं आज? हम रूह अफ़ज़ा के किचन में हैं और रूह अफ़ज़ा के साथ आज हम रूह अफ़ज़ा शाही पुडिंग बना रहे हैं। मैंने कहा कि क्योंकि लास्ट मंडे हम लोगों ने ड्रिंक की थी तो मैंने कहा यार मैं मिस कर रही हूँ अपने डिज़र्ट्स को, अपने रूह अफ़ज़ा के डिज़र्ट को। तो और ऊपर से विंटर्स हैं तो कोई आपका दिल करता है ऐसा डिज़र्ट हो जो कि वार्म में आप मतलब गर्म फॉर्म में खा सके। तो ये शाही पुडिंग जो है इसको आप दोनों तरीके से खा सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको ठंडा करके भी खा सकते हैं, चाहे तो इसको वार्म भी खा सकते हैं। शाही टुकड़े से कितना डिफरेंट है? शाही टुकड़े से ये बस वो कहते हैं ना 19-20 का फर्क है। कुछ चीजें इसमें ऐड होनी है जो कि शाही टुकड़ों में ऐड नहीं होती। शाही टुकड़ों में वैसे यूजुअली हम ब्रेड को डिप करते हैं शीरे में ताकि थोड़ा फ्लेवर आ जाए। इसमें हम बिल्कुल भी इसको शीरे में डिप नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो मिल्क है वो ऑलरेडी मीठा है और उसके ऊपर जो है ब्रेड के ऊपर मैं थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा ड्रिजल करूंगी ताकि जो है थोड़ा मीठा उसको फ्लेवर आ जाए। और अगर आप रूह अफ़ज़ा फॉर एग्जांपल हमदर्द का नहीं ऐड करना चाहते तो आप उस पर हमदर्द की जो हनी है वो ऐड कर सकते हैं। तो मतलब दोनों ऑप्शन आपके पास है। सही। वैसे हनी का फ्लेवर ज्यादा अच्छा है। हाँ, मुझे भी यही लगता है कि हनी जो है ज्यादा अच्छा फ्लेवर, जो हमारी हमदर्द की हनी है उसका ज्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा ब्रेड के ऊपर। लेकिन देखिए रूह अफ़ज़ा को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। रूह अफ़ज़ा भी आप डाल सकते हैं। मतलब मैंने आपको इसलिए दोनों ऑप्शंस दे दिए कि अगर आप चाहें। मैं कह रही हूँ ना कि मेरे ख्याल में जो हनी वाली ऑप्शन है वो ज्यादा अच्छी होगी, तो इसलिए मैं ये बात कर रही थी। बहरहाल अनम, जैसे कि आप बात करी थी कि शाही टुकड़े में इसको पूरा डिप करते हैं। जी बिल्कुल। तो इसको पूरा डिप नहीं करेंगे? इसको नहीं, शाही टुकड़ों को हम ब्रेड को पहले सोक करते हैं शुगर सिरप में। उसके बाद हम ऊपर से उसका मिल्क ऐड करते हैं। इसमें हम कुछ भी नहीं करेंगे। इसके अंदर आप देख रही होंगी कि मैंने डायरेक्टली सिर्फ इसको शैलो फ्राई किए हैं। ब्रेड के स्लाइसेस को आपने देख रही होंगी कितने क्रंची हैं और बिल्कुल ऑयल फ्री है। अच्छा, और थोड़े अगर आप डाइट कॉन्शियस है फॉर एग्जांपल तो आप क्या कर सकते हैं कि हल्का सा स्प्रे करके इसको ब्रेड को बटर के साथ कर लें स्प्रे, या आप रेगुलर ऑयल के साथ करके बेक भी कर सकते हैं। तो वो आपका जो आपको एक सेम फ्लेवर आएगा। अच्छा, वैसे बेक करने वाली ऑप्शन भी अच्छी है। अगर वो क्योंकि वो जो क्रिस्प चाहिए ना बेसिकली हमें, तो वो क्रिस्प आपको बेकिंग से भी आ सकता है। तो वो कुछ लोग जो बड़े ही कॉन्शियस होते हैं डाइट की, वैसे इस डिजर्ट में डाइट वालों का कोई लेना देना नहीं, लेकिन चले आप कहते हैं थोड़ी बहुत हमने फ्राइंग से कैलोरीज जो है वो बचा ली। अच्छा, जैसे 20 कैलोरीज थी, चले हमने 5 बचा ली, बिल्कुल 15 कैलोरीज होगी। अच्छा, अब आप इस पैन में देख रही होंगी इसमें तकरीबन 1 लीटर के करीब दूध है। उसके अंदर मैंने तकरीबन आधा कप के करीब शुगर ऐड की है और 2 टेबलस्पून जो है मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून मैंने इसमें हमदर्द का जो है रूह अफ़ज़ा वो ऐड किया है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी सबसे पहले पाउडर मिल्क। तकरीबन ये 1 कप के करीब जो है पाउडर मिल्क जाएगा इसके अंदर। ये पाउडर मिल्क से क्या होता है कि फ्लेवर बहुत ही अच्छा और बड़ा रिच फ्लेवर आना स्टार्ट हो जाता है। अगर मैं भी वही पूछ भी रही थी अनम से कि जो पैकेट्स मिलते हैं जैसे हम शाही टुकड़ों के या किसी भी स्वीट डिश के, तो उसमें एक पाउडर से एक लुक होती है, वो क्या चीज होती है? वो पाउडर मिल्क होता है? अच्छा, वो पाउडर मिल्क। अच्छा, दूसरे शाही टुकड़ों में जैसे मैंने आपको बनाने सिखाए भी थे, तो उसमें आप क्रीम का कंटेंट और कंडेंस मिल्क का कंटेंट, दोनों का कंटेंट जब आप मिल्क में ऐड करते हैं तो वो उसको बड़ा क्रीमी और बड़ा रिच सा उसका फ्लेवर कर देता है। इसलिए वो जो है बाजारी टेक्सचर देना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि यूजुअली हम घर में सिर्फ दूध के साथ ही शाही टुकड़े बनाते हैं। ऐसे ही इस वजह से। अच्छा जी, 1 कप इसके अंदर चला गया है क्या कहते हैं हमारा पाउडर मिल्क। उसके बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे, ये तकरीबन मैंने रखा हुआ है 2 से 3 टेबलस्पून के करीब वनीला कस्टर्ड है, वो मैं इसके अंदर ऐड करूंगी। अच्छा, इसका जो बैटर होगा वो थोड़ा सा स्लाइट थिक फॉर्म में आएगा। अच्छा, हमारा कस्टर्ड थोड़ा सा थिक होगा। अच्छा, हमें तो अम्मी कहती थी ना कि इधर कस्टर्ड डाला साथ ही चमचा हिलाते जाओ नहीं तो गुठलियां बन जाएंगी। ये बिल्कुल ये करना चाहिए ताकि लम्स बन जाए। और अगर आपको थोड़ा और अच्छा कस्टर्ड का फ्लेवर चाहिए होता है ना, तो जब कस्टर्ड बिल्कुल कुक हो जाता है, आम कस्टर्ड खाने की मैं बात कर रही हूँ, तो उसके अंदर एंड में आप उसके अंदर क्रीम जरूर ऐड करें। क्रीम क्या करती है, उसका टेक्सचर को बड़ा
स्मूथ करती है और उसका टेस्ट बहुत अच्छा है, क्रीमी सी इसकी एक लुक आ जाती है। ये अक्सर मैं भी बनाती हूँ जब स्वीडिश कस्टर्ड खास तौर पे, तो उसमें मैं क्रीम ज़रूर ऐड करती हूँ, तो उसकी वाकई लुक और उसका टेक्सचर बिल्कुल एक डिफरेंट सा वो आ जाता है। अच्छा जी, अभी कस्टर्ड जो है हमारा ऑलमोस्ट रेडी होने वाला, तो मैं थोड़ी फ्लेम स्लो कर देती हूँ। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा येलो फूड कलर, बेसिकली जो एक्चुअल में जो वो शाही टाइप के, आपको पता है कि वो उसमें वो डालते थे। इसको डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, उसका कोई मसला तो नहीं? जी, कोई मसला नहीं होता। और वो शाही उसके अंदर ज्यादातर आपको पता है कि वो केसर ऐड करते हैं, तो अब हम केसर तो नहीं ऐड कर रहे, तो हम इसके अंदर येलो कलर आप ज़ाफ़रान भी ऐड कर सकते हैं, हालांकि वो बहुत एक्सपेंसिव है। ज़ाफ़रान के बारे में तो मशहूर है ना कि सोने के भाव मिलता है। बिल्कुल सोने के भाव मिलता है। वाकई आप अगर ज़ाफ़रान खरीद के डाल सकते हैं तो जरूर डालें, खुशबू भी अलग है, उसका फ्लेवर भी अलग है, फ्लेवर तो वाकई बहुत जबरदस्त आता है। अच्छा, उसके बाद मैं इसके अंदर थोड़े से मिक्स नट्स ऐड कर रही हूँ, थोड़े से हम ऐड करेंगे ऊपर से। ठीक है जी, हमारे पास टाइम भी कम है, तो हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द ये रेसिपी बना के इसकी फाइनल लुक भी आपको दिखा दें। बस रेडी हो गई, समझे आप, 1 टेबल स्पून के करीब और गैस के अंदर हमदर्द का रूह अफ़ज़ा। ठीक है जी, अब ये देखिए कलर कितना अच्छा सा बन गया है। और अब जो है मैं क्या करूंगी कि एज इट इज ये जो है पूरी जो पुडिंग हमारी बन गई है, इसको मैं ड्रिजल करूंगी अपने शाही टुकड़ों के ऊपर। जबरदस्त। अच्छा, तो इसमें एक चीज़ ये होती है कि आप ऐसी चीज़ खा रहे हैं स्वीडिश के, उसके जो क्रंची एक टेस्ट है वो भी बीच में साथ रहे, मतलब हर चीज़ का जो है वो टेस्ट आपको इसके अंदर मिलेगा। अच्छा, मैंने थोड़ी सी, क्योंकि आपको पता है थोड़ी शाही डिश थी, तो मैंने कहा थोड़ी सी ज़रा अशरफियाँ भी मंगवा लेते हैं, तो ऊपर अशरफियाँ जाएंगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहे तो डाल लें, अगर आपको नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी रेड वाली चली गई। जर्दे में हम अशरफियाँ खाते थे, लेकिन आज हम शाही टुकड़ों में भी, क्योंकि शाही डिश है, शाही पुडिंग, हाँ शाही वही पुडिंग है, तो इसलिए हम उसमें ये चीज़ ज़रूर ऐड कर रहे हैं। और ऊपर से इसके ऊपर जाएंगे ये थोड़े से अंगूर, जो कि वो है ग्लेस्ड वाले जो होते हैं। अच्छा, देखिए शाही है तो फिर शाही होना चाहिए ना उसको, बिल्कुल। और ऊपर से भी पूरी एक शाही वाली फील दी है कि हम खाएं तो शाही तरीके से भी खाएं। और उसके ऊपर जाएंगे ये मिक्स नट्स। तो ये जो है हमारी शाही पुडिंग रेडी है। चलें जी, ज़बरदस्ती ये शाही पुडिंग हमारी रेडी हो गई है। साथ साथ अनम ने आपको इसकी रेसिपी भी बता दी थी, अगर अनम जल्दी से थोड़ी सी बता सकती हैं तो आप बता दें। सिंपल 1 लीटर मिल्क था, उसके अंदर मैंने हाफ कप के करीब शुगर ऐड की थी। उसके बाद मैंने उसमें 1 कप पाउडर मिल्क ऐड किया है, साथ में मैंने उसके अंदर कस्टर्ड ऐड कर दिया है, कुक किया अच्छी तरीके से, मिक्स नट्स ऐड किए हैं उसके अंदर। उसके बाद पुडिंग को अलग से रख लिया, उसके बाद ब्रेड को फ्राई किया है, फ्राई करने के बाद उसको असेंबल किया है, ऊपर से पुडिंग ऐड की है, अशरफियाँ डाली है, नट्स डाले हैं। हमारी ये आज की मज़ेदार सी डिश तैयार है, शाही पुडिंग जो है वो रेडी हो गई। चलें, बहुत शुक्रिया अनम, आपका इतनी ज़बरदस्त सी डिश आपने बनाई है, और अब इसको हम बाद में खाएंगे भी। चलें, आज के प्रोग्राम से इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।